नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आपको लगातार सेशन मिल रहे हैं और पिछले दिनों आपको इकोनॉमिक्स के 2 सेशन मिले थे, जिसमें से एक में हमने इकोनॉमिक सर्वे को समझा था और दूसरे में हमने उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखा था। तो ये सब इस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है और सेशन भी आपको लगातार नियमित मिल रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक सेशन को गंभीरता के साथ देखें और जहां आपको लगे कि नहीं इस सेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, तो उसको नोट डाउन करते हुए भी आगे बढ़ें। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आज का जो है वो है 1M 1B पहल। 1M 1B पहल क्या है, सबसे पहले इसको हमें समझना है और डिटेल में समझना है। 1M 1B का जो फुल फॉर्म है, आप इसको ये ऐसे समझिए, ये है 1 मिलियन और 1 बिलियन। ठीक है, और 1 बिलियन ये जो प्रोग्राम है ये है मेटा का प्रोग्राम। ठीक है, किस कंपनी का प्रोग्राम है? मेटा का प्रोग्राम है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब हम मेटा की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि एक मिशन आपने सुना होगा, अटल इनोवेशन मिशन, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। तो अटल इनोवेशन मिशन प्लस नीति आयोग प्लस मेटा, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा, ये सब मिलकर एक लैब बना रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स कौन कौन मिलकर बना रहा है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा मिलकर बना रहे हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। ठीक है, अब फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब की जब बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूर्व में अटल इनोवेशन मिशन ने 10,000 अटल टिंकरिंग लैब भी बनाई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अटल टिंकरिंग लैब की भी स्थापना की गई थी अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, और ये जो संख्या थी ये 10,000 थी। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि 1M 1B पहल है क्या, इसका फुल फॉर्म आपने देखा और आपने देखा कि किस कंपनी की एक पहल है। यहीं पे मैं आपको यह भी बता दूं कि अटल इनोवेशन मिशन जो है ये एक कंपनी के साथ मिलकर, जिसका नाम है ICDK, वाटर चैलेंज 4.0 शुरू कर रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन और ICDK ने मिलकर एक चैलेंज शुरू किया है जिसका नाम रखा है वाटर चैलेंज 4.0। अब ICDK क्या है? ICDK की बात करें तो इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, इन्होंने और अटल इनोवेशन मिशन ने मिलकर एक वाटर चैलेंज शुरू किया है, जिसमें जो भाग लेंगे उनको एक वाटर चैलेंज दिया जाएगा जिसका इनोवेटिव सोल्यूशन वो देंगे, और इनोवेटिव सोल्यूशन देने की ये प्रतियोगिता है। जो इसमें से जीतेगा उसको डेनमार्क में एक समिट होने वाली है इसी से जुड़ी हुई, उसमें भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको आपको जानना था, जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब कौन कौन मिलकर बना रहे हैं, 1M 1B पहल है क्या, और अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत कितने अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए थे, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। आज का दूसरा टॉपिक जो है वो है स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम। स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम, स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम। स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम की यदि हम बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। किसका था? ये था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय, ये दोनों मिलकर इस मिशन को चला रहे थे जिसका नाम रखा था इन्होंने स्कूल हेल्थ कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या था कि 1,000 स्कूल, जिनमें केंद्रीय विद्यालय शामिल थे, नवोदय विद्यालय शामिल थे और EMRS, कहने का मतलब है कि 1,000 स्कूलों में स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत 1,000 स्कूलों में
प्रत्येक स्कूल में एक सॉइल लैब की स्थापना की जानी है। सॉइल लैब की स्थापना की जानी है जिससे बच्चे मिट्टी के नमूनों से परिचित हो सकें, मिट्टी से जो आप कह सकते हो जो खामियां होती हैं उनको पहचान सकें, मिट्टी की गुणवत्ता को पहचान सकें, साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बना सकें। ये इस मिशन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे मिट्टी की जांच की जाएगी, सैंपल इकट्ठा किया जाएगा और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। और प्रत्येक स्कूल में एक सॉइल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत एक लैब, सॉइल लैब बनाई जा रही है। यहाँ पे एक बात और बता दें, जब हम बात कर रहे हैं मृदा की, मिट्टी की, तो मतलब बात हो रही है कृषि की, और कृषि की बात आती है मतलब बात हो रही है किसान की। आपने सुना होगा पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना सुना होगा, किसान सम्मान निधि योजना। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 17वीं जो किस्त थी वो अभी हाल ही में जारी कर दी गई है। आप जानते हैं इसमें 9.3 करोड़ रुपए जो है वो किसानों को आवंटित किए गए हैं, जिसमें से आप जानते हैं कि 20,000 करोड़ वितरित होंगे। ठीक है, इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और 20,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत वितरित किए जाएंगे। 9.3 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा और 20,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत वितरित किए जाएंगे। आप जानते हैं कि वर्ष में 3 बार 2,000 गुणे 3 के हिसाब से मतलब वर्ष भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 की 3 किस्तें इस योजना के अंतर्गत आती हैं। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, यह भी याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है वासा वन। ये है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं ये है क्या। आपको बता दें ये एक AI मॉडल है। क्या है, एक AI मॉडल है, ये आपको पता होना चाहिए। और वासा वन जो AI मॉडल है वह एक फ़ोटो से हाइपर रियलिस्टिक जो फेसेस हैं वो बना सकता है। साथ ही साथ ऑडियो भी जनरेट कर सकता है, ऑडियो भी ये जनरेट कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि वासा वन नामक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है ये किस कंपनी का है, तो आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये है। और यह एक फ़ोटो से हाइपर रियलिस्टिक फेसेस बना सकता है और ऑडियो भी जनरेट कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की जब बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट है ये लैपटॉप में भी उपलब्ध होगा। ठीक है, लैपटॉप में भी ये उपलब्ध होगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक को पायलट इन्होंने लॉन्च किया है जो अब लैपटॉप्स में भी उपलब्ध होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लैपटॉप कंपनियों से इन्होंने समझौता किया है। और इनका एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जिसका इन्होंने नाम रखा है Phi-3 मिनी। ये भी आपको पता होना चाहिए Phi-3 मिनी क्या है। Phi-3 मिनी माइक्रोसॉफ्ट का एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। माइक्रोसॉफ्ट की जब बात कर रहे हैं इनके फाउंडर कौन थे, तो इनके फाउंडर हैं बिल गेट्स इनके फाउंडर हैं। और बिल गेट्स की आत्मकथा अभी लॉन्च हुई है जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स ये इनकी आत्मकथा है बिल गेट्स की, यह भी याद रखने की ज़रूरत है। तो आपने समझा कि वासा वन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का AI मॉडल है और उसके बारे में आपने डिटेल से समझा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। देखो टॉपिक वाइज कराने का फ़ायदा क्या होता है कि प्रश्न किसी भी संदर्भ में पूछा जाता है। यदि हम प्रश्न रट जाते हैं, गलती हम करते थे कि प्रश्न रट जाते थे, जैसे हम बोल देते कि वासा वन किस कंपनी का AI मॉडल है, आप रट जाते माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो अतिरिक्त चीज़ें थी उससे आप वंचित रह जाते। तो ऐसी चीज़ों से आप वंचित ना रहें, उसी को लेकर के, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चला रहा हूँ। करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से उपलब्ध करा रहा हूँ जिससे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगला एक पहल है जिसको बोलते हैं नेचर अफ्रीका पहल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे नेचर की स्पेलिंग गलत है, भैया यही है, वो नेचर अलग होता है NATURE, लेकिन यहाँ पे जो पहल है उसका नाम है नेचर अफ्रीका पहल। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित है।
आपको बता दें कि नेचर अफ्रीका पहल विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका को लेकर के एक पहल है। पूर्वी अफ्रीका में एक पहल है और इसके लिए 18 मिलियन यूरो जो है वो यूरोपीय जो संघ है वो दे रहा है। 18 मिलियन यूरो क्यों दे रहा है पूर्वी अफ्रीका को 18 मिलियन यूरो? ये दे रहा है कंजर्वेशन ग्रांट के रूप में। कंजर्वेशन ग्रांट के रूप में आप जानते हैं कि अफ्रीका जो है प्राकृतिक संसाधनों में धनी है। वन संपदा, जैव विविधता आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसी को संरक्षित करने के लिए कि देश अपनी जैव विविधता को संरक्षित करें, अपने वनों को बचाएं, प्राकृतिक आवासों को, जानवरों के प्राकृतिक आवासों को बचाएं, उसी को लेकर के यूरोपीय संघ जो है वो 18 मिलियन यूरो की मदद दे रहा है। अब ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसमें से एक देश है तंजानिया। तंजानिया भी देश पूर्वी अफ्रीका में आता है। जैव विविधता की दृष्टि से, वन संसाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है, लेकिन ये जो सहायता है उस लिस्ट से तंजानिया को बाहर कर दिया है। क्यों बाहर कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला देखने को मिला। अब मानवाधिकारों के उल्लंघन का जो मामला देखने को मिला किससे संदर्भित था? तो ये था मसाई ट्राइब से। मसाई ट्राइब्स आप जानते हैं, मसाई ट्राइब्स प्रमुखता से केन्या में निवास करती है, लेकिन कुछ समूह मसाई ट्राइब्स के तंजानिया में भी रहते हैं। तो तंजानिया ने इनको अपने ज़मीन से, अपने देश से बाहर निकाल दिया है और इसी को लेकर के मानवाधिकार का उल्लंघन का मामला चल रहा है, जिसको देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने अपनी जो पूर्वी अफ्रीका को लेकर इनकी एक ऐड थी, एक मदद थी 18 मिलियन यूरो की, उससे तंजानिया को बाहर कर दिया है। अब जैसे हमने बताया मसाई ट्राइब्स केन्या से संबंधित है। मसाई ट्राइब्स से आपको याद आना चाहिए मसाई मारा नेशनल पार्क। मसाई मारा नेशनल पार्क, मसाई मारा नेशनल पार्क की बात करें तो ये संबंधित है केन्या से। अफ्रीका में कई सारे और नेशनल पार्क हैं, जैसे क्रूगर नेशनल पार्क, ये संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रूगर के बाद आप अगला याद कर लीजिए सेरेंगेटी नेशनल पार्क। सेरेंगेटी नेशनल पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क का संबंध तंजानिया से है। इसके बाद एक और आता है चोबे नेशनल पार्क। चोबे नेशनल पार्क, और चोबे नेशनल पार्क की बात करें तो ये संबंधित है बोत्सवाना से। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट है आपका एक समझौते से संबंधित, जिसको नाम दिया गया है आर्तेमिस एकॉर्ड्स। आर्तेमिस एकॉर्ड या आर्तेमिस समझौता, ये है क्या? सबसे पहले तो आपको बता दें आर्तेमिस एकॉर्ड जो है ये है नासा का। नासा इसके अंतर्गत चाहता क्या है? नासा चाहता है कि जो विश्व के देश हैं अंतरिक्ष को लेकर के वहाँ पे प्रतिस्पर्धा ना हो, बल्कि सहयोग की भावना हो, उसको लेकर के ये एकॉर्ड है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में आर्तेमिस एकॉर्ड पे जो सिग्नेचर किया है 41वां सदस्य इसका जिसने सिग्नेचर किया है वो है पेरू, और 42वां सदस्य जिसने इस पर सिग्नेचर किया है वो है स्लोवाकिया। ठीक है, तो 42 सदस्यों ने अभी तक इस पर सिग्नेचर कर दिया है। भारत पहले से ही इसका सिग्नेटरी है, भारत पहले से ही इस पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अंतरिक्ष में कोलैबोरेशन करें ना कि कंपटीशन, ये इसका उद्देश्य है। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अंतरिक्ष का हम एक्सप्लोर करें, अंतरिक्ष पर हम शोध करें शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये इसका मिशन था, किसका था? नासा का। नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, तो आर्तेमिस एकॉर्ड किससे संबंधित है आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला हम बढ़ते हैं आगे, तो अगला हम देखते हैं एक प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है DRIMS प्रोग्राम। DRIMS प्रोग्राम ये है क्या? डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। और ये जो
प्रोग्राम है इसकी मैं बात करूं तो ये प्रोग्राम यूनिसेफ चला रहा है। यूनिसेफ चला रहा है कहाँ पे? भारत के असम राज्य में। भारत के असम राज्य में यूनिसेफ चला रहा है। इसमें है क्या? इसमें है कि आपदाओं की समय रहते रिपोर्टिंग, आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए, समय रहते रिपोर्टिंग के लिए, जिससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। तो ये DRIMS प्रोग्राम यूनिसेफ और असम का प्रोग्राम है। अब आप जानते हैं कि विशेष रूप से जब हम असम में आपदा की बात करते हैं तो यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ से जो आपदा आती है विशेष रूप से उसी को नियंत्रित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, उसको समय रहते जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। जब असम की बात करते हैं, इन्हीं का एक पड़ोसी देश है जिसको हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना चल रही है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इसमें याद रखना है कि 2000 मेगावाट क्षमता इसकी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी, जिस पे ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें, जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो आपको पता होगा कि भारत में कुछ दिनों पहले आपने सुना रहा होगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में आपने सुना रहा होगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो भारत का सबसे बड़ा लगा था, वो लगा था ओमकारेश्वर डैम पर। कहाँ पे लगा था? ओमकारेश्वर डैम। और ओमकारेश्वर डैम कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में था। ये आपको पता होगा, खंडवा जिला में ये आपको देखने को मिला था। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि ओमकारेश्वर डैम खंडवा से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लगाया गया था। क्योंकि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में भारत बहुत बेहतर नहीं कर पा रहा था, इसलिए भारत ने ओशियन सन नामक एक कंपनी है नॉर्वे की, जिसके साथ समझौता किया है। क्यों? भारत में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि ओशियन सन किस देश की कंपनी है? नॉर्वे की कंपनी है। और करती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संबंधित फैक्ट है आपके राज्य से, हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा राज्य। हरियाणा की जब हम बात कर रहे हैं, हरियाणा राज्य का गोरखपुर एक स्थान पड़ता है यहाँ पे, गोरखपुर। ये किस लिए प्रसिद्ध है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि हरियाणा का गोरखपुर क्यों प्रसिद्ध है। और हरियाणा इस समय चर्चा में क्यों है, इसकी यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए हरियाणा को दिए हैं 10 साल तक एक प्रोजेक्ट चलाने के लिए। कौन सा प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य सरकार 10 साल चलाएगी? इसका नाम है क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट चला रही है कौन? ये प्रोजेक्ट चला रही है हरियाणा सरकार, जिसको लेकर के विश्व बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। और ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल तक हरियाणा सरकार चलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक महिला का नाम आता है जिनका नाम है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव। आपको बता दें कि ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। किसकी? नौसेना की। तो याद रखिएगा, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। ये फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है। अब जब व्यक्तियों की बात हो रही है तो एक व्यक्ति और याद रखिएगा जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जयमयांग शेवांग। ये क्या हैं? ये लद्दाख के पहले व्यक्ति बने हैं जो लेफ्टिनेंट के पद पर इंडियन नेवी में कार्यरत हैं, इंडियन नेवी में ज्वाइन किए हैं। तो ये भी लद्दाख के पहले व्यक्ति हैं, इनका भी नाम याद रखना है। अब हमने नौसेना की बात किया तो आपको बताता चलूँ कि अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था रिम्पैक। और रिम्पैक जो सैन्य अभ्यास हुआ था ये 29वीं बार हुआ था। और रिम्पैक जो सैन्य अभ्यास है ये हुआ कहाँ था?
ये हुआ था हवाई में। हवाई कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है प्रशांत महासागर में, यूएसए के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे भारत की एक जहाज़ भाग लेने गई थी जिसका नाम था INS शिवालिक। तो रिम्पैक अभ्यास मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं, अमेरिका के नेतृत्व में होता है और हवाई में किया गया, जहाँ पे भाग लेने के लिए भारत की तरफ से INS शिवालिक गई हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं नौसेना की, तो आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने अभी सिंधु शिखर रैली का आयोजन किया। सिंधु शिखर कार रैली का आयोजन किया, जो कि दिल्ली से लेकर के लेह तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे विशेष रूप से इसका उद्देश्य है कि समुद्री, जो हमारी समृद्ध समुद्री विरासत है, उसके बारे में जागरूकता का प्रसार करना। तो ये भी याद रखना है, सिंधु शिखर कार रैली का आयोजन किसने किया? इंडियन नेवी ने किया। हमने अमेरिका से संबंधित एक अभ्यास की बात की, रिम्पैक की, तो आपको बता दें एक और अभ्यास अभी हुआ था जिसका नाम है रेड फ्लैग 2024। ये सैन्य अभ्यास हुआ अलास्का में और ये वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जवान भाग लेने के लिए गए हुए थे। मल्टीनेशन अभ्यास ये भी है रेड फ्लैग, तो दोनों याद रखना है, रिम्पैक और रेड फ्लैग अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया जाने वाला मल्टीनेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है कुछ किस्मों से, किस फसल की किस्म है आपको बताना है। MTU 1271, BPT 2846, BPT 2841 और NLR 3238। ये किस्में हैं। ठीक है, ये किस्में हैं, ये आपको पता होना चाहिए किसकी किस्में हैं। तो याद रखना है, ये चावल की किस्में हैं। किसकी हैं? चावल की किस्में हैं। और चावल की इन किस्मों को आंध्र प्रदेश में उगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश वही जिसको आंध्र प्रदेश का एक शहर है गुंटूर, याद रखिएगा गुंटूर। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के इस गुंटूर जो शहर है, वहीं से इसका आप कह सकते हैं जन्म हुआ है, क्योंकि इसको विकसित किया है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। और आचार्य NG रंगा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये जो किस्में हैं ये आंध्र प्रदेश में उगाई जाएंगी। और जब हमने गुंटूर की बात की, आप जानते हैं गुंटूर को बोलते हैं टोबैको सिटी ऑफ इंडिया। टोबैको सिटी ऑफ इंडिया के नाम से गुंटूर को जाना जाता है, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। तो ये सभी चारों किस्में किसकी हैं? चावल की नई किस्में हैं, जिसको विकसित किया है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। और ये यूनिवर्सिटी आपको गुंटूर में देखने को मिलती है। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद बहुत।